हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी। इस सेशन में जहां पे हम इंग्लिश प्रैक्टिस सेट कर रहे थे और यह इसका 5 नंबर प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। यह एसएससी सीएचएसएल के पेपर सीएचएसएल का पेपर है। आपको 13 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट में यह पेपर पूछा गया था। ठीक, तो ये सभी एसएससी बेस्ड क्वेश्चन है, 20 मिक्स्ड क्वेश्चन है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके किसी भी एग्जाम के लिए, एसएससी के लिए। जैसे कि सीजीएल का पेपर होने वाला है, सीएचएसएल का पेपर होने वाला है, एमटीएस का पेपर होने वाला है, उसी के पैटर्न पे ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जिसमें हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ टोटल 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं इसमें। तो यदि अब तक आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और पीडीएफ भी डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एडिटोरियल वोकैब्स 1 इसे सब्सक्राइब कर ले, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहां से आप जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, शुरू करते हैं आज का वीडियो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर से। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ द वर्ड। यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, सभी जानते हैं, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है वो याद करने की चीज है। तो कह रहा है कि द एक्ट ऑफ थिंकिंग नाउ अबाउट समथिंग इन द पास्ट, यानी कि पास्ट यानी कि भूतकाल, पीछे के दौर में कुछ मतलब वैसे बातें सोचना जिससे कि आप अपने पास्ट में चले जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं वन वर्ड में। ठीक, आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सर्कुमस्पेक्शन, रिट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन और इंस्पेक्शन। तो इंस्पेक्शन का मतलब होता है जांच पड़ताल के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक, और इंट्रोस्पेक्शन यानी कि आत्म परीक्षण, खुद के परीक्षण के लिए। लेकिन जो सेकंड नंबर ऑप्शन है इसको आप ध्यान से देखें, रिट्रोस्पेक्शन, इसका मतलब होता है जब कोई यानी कि ओवर थिंकिंग या फिर वैसी सोचने की प्रक्रिया या फिर कुछ ऐसी प्रक्रिया जिससे कि वो अपने पास्ट में चला जाता है, पास्ट में चले जाने को हम कहते हैं रिट्रोस्पेक्शन। तो आपका करेक्ट आंसर जो हुआ ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो इसे आप याद कर लेंगे, नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, यह भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ए पर्सन हु ड्रॉज और प्रोड्यूसेस मैप, यानी कि वह व्यक्ति जो कि मैप यानी कि नक्शा जिसे हम कहते हैं, नक्शा तैयार करता है उसे क्या कहते हैं, उसका डिजाइन तैयार करता है उसे हम क्या कहते हैं। ठीक, ऑप्शंस है कैलीग्राफर, चौफर, कार्टोग्राफर और कोरियोग्राफर। तो कोरियोग्राफर तो उसे कहते हैं जो कि नृत्य सिखाता है, जो नृत्य सिखाता है उसे हम कहते हैं कोरियोग्राफर। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि जो व्यक्ति नक्शा यानी कि मैप प्रोड्यूस करता है या फिर उसे बनाता है तो उसे हम कहते हैं कार्टोग्राफर, ऑप्शन नंबर थर्ड। इसे आप याद कर लेंगे, ये बहुत बार, इसे हम कॉमन क्वेश्चन कह सकते हैं, यह बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन, कार्टोग्राफर। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है थर्ड नंबर क्वेश्चन, गिवन बिलो आर 4 सेंटेंसेस। यह पारा जंबल्ड का क्वेश्चन है और आपके जो 4 सेंटेंस दिए गए हैं इसे अरेंज करने हैं और अरेंज करके किस वे में आप इसे सजा सकते हैं उसके लिए ऑप्शन भी दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं और इसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे इसे भी हम देखते हैं। ठीक, तो ऑप्शंस के अनुसार यदि देखें तो या तो सेंटेंस डी से स्टार्ट होगा, या तो ए से स्टार्ट होगा, या बी से, या फिर सी से। ठीक, यानी कि जो फर्स्ट सेंटेंस इसमें करेक्ट पकड़ लिया वो सेंटेंस से स्टार्ट होने वाला ही टोटली जो है वो ऑप्शन दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले बट से स्टार्ट किया गया है, बी नंबर ऑप्शन। तो बी बिल्कुल भी गलत होगा क्योंकि बट यानी कि लेकिन से सेंटेंस शुरुआत किया गया है, तो यानी कि कुछ लेकिन का बात किया गया है, यानी कि इससे पहले जरूर कुछ बातें कही गई होंगी, इसीलिए यहाँ पे लेकिन बट, तो बी नंबर फर्स्ट प्लेस पे नहीं होगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर थर्ड को हम कट कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पे यदि डी नंबर ऑप्शन को देखें तो द मर्चेंट वाज स्केर्ड टू डेथ, यानी कि वह मृत्यु से डर गया, यानी कि कोई तो बात हुई होगी जिसकी वजह से वह मृत्यु से डरने की बात यहाँ पे कही जा रही है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी भी जो होगा वो आपके फर्स्ट प्लेस पे नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 भी इनकरेक्ट है। यदि हम यहाँ पे यदि सी की बात करें तो ए मर्चेंट वाज कन्फ्रंटेड बाय ए हाईवे रॉबर। ठीक, ए मर्चेंट वाज कन्फ्रंटेड बाय ए हाईवे रॉबर, यानी कि यहाँ पे सेंटेंस स्टार्ट जैसा होता हुआ प्रतीत हो रहा है कि एक मर्चेंट है जिसे कि कन्फ्रंटेड किया गया है एक हाईवे यानी कि रॉबर यानी होता है डाकू के द्वारा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी को यहाँ से हम पकड़ते हैं और इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ऑप्शन सी के बाद क्या है, यहाँ पे ए आना चाहिए। तो ठीक, तो द रॉबर डिमांडेड ऑल हिज वैल्यूएबल और थ्रेटेंड टू किल हिम, यानी कि यहाँ पे मर्चेंट को सबसे पहले रॉबर ने पकड़ा, उसके बाद वहां से उस डिमांड किया उसके पास जो भी कीमती सामान है उसे दे दे, नहीं तो वो उसे थ्रेटेंड टू किल हिम। तो यहाँ से सेंटेंस एक अरेंज वे में जाता हुआ दिख रहा है, तो इस तरीके से हम ऑप्शन 4 को करेक्ट कर सकते हैं, करेक्ट कर देंगे और यही आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
इट वॉज क्लाउडी इन द मॉर्निंग बट द सन इज शाइनिंग नाउ। 4th नंबर क्वेश्चन है, कॉमन एरर का क्वेश्चन है, ग्रामेटिकल एरर। इसमें हमें यहाँ पे जो है द सन इज शाइनिंग नाउ, ये जो है आपके अंडरलाइन सेंटेंस है और इसको आपको इंप्रूव करना है। तो सेंटेंस है इट वाज क्लाउडी इन द मॉर्निंग बट द सन इज शाइनिंग नाउ। तो यहाँ पे सेंटेंस 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक बट से पहले और एक बट के बाद। यदि बट से पहले वाले सेंटेंस को देखें तो यह पास्ट फॉर्म में है, यानी कि इट वाज क्लाउडी इन द मॉर्निंग, यानी कि सुबह में जो था वो बादल नुमा मौसम था, बट लेकिन, और इसके बाद सेंटेंस जो है प्रेजेंट में बदल जाता है, द सन इज शाइनिंग नाउ बट द सन इज, लेकिन जो है सूर्य अभी चमक रहा है, यानी कि अभी जो है वो बादल नहीं है। तो सेंटेंस 2 भागों में बटा हुआ है, एक पास्ट में है एक प्रेजेंट में है। ऐसा तभी हो सकता है जब दोनों 2 स्थितियों को दर्शाते हैं। तो दोनों 2 स्थिति को दर्शा रहा है, इसलिए यह पास्ट में है और यह प्रेजेंट में है। तो इस तरीके से सेंटेंस यह करेक्ट है। तो इसे हम कहीं भी इंप्रूव करने की जरूरत नहीं है, इसलिए ऑप्शन 4 जो होगा नो इंप्रूवमेंट करेक्ट आंसर होगा। यह सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ग्रामेटिकल एरर का क्वेश्चन है, यानी कि इसमें कहीं ना कहीं ग्रामेटिकल एरर है। यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया है इसमें हमें एरर बताना है। एम्प्लॉयज वेयर गिवन इंसेंटिव्स बेस्ड एट देयर परफॉर्मेंस। यह सेंटेंस किस प्रकार का सेंटेंस है? तो पास्ट फॉर्म का पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। एम्प्लॉयज वेयर गिवन, तो एम्प्लॉयज पास्ट है, इसके लिए वेयर का यूज किया गया है। एम्प्लॉयज वेयर गिवन इंसेंटिव्स बेस्ड ऑन, सेंटेंस के इस पार्ट को देखें बेस्ड एट, तो यहाँ पे बेस्ड एट ना होके हमेशा जो यूज किया जाता है आपको बेस्ड ऑन यूज किया जाता है, यही बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा, इसी के पार्ट में एरर है। बेस्ड एट ना होके हमेशा क्या होता है? बेस्ड ऑन, यानी कि आधारित होना। इसका मतलब क्या होता है? ध्यान में रखेंगे, आधारित होना। तो इसीलिए ऑप्शन जो है फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे इनकरेक्टली वर्ड है, 4 वर्ड दिए गए हैं, इसमें से एक वर्ड जो है वो इनकरेक्ट है। और कौन सा वर्ड इनकरेक्ट है हमें ये बताना है। ग्राउंड देखे, ग्राउंड का बिल्कुल करेक्ट वर्ड मीनिंग है ग्राउंड यानी कि जमीनी, यह भी बिल्कुल करेक्ट है। ग्राइंड यानी कि घिसना, यह भी बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन को देखें, ग्रेव, यह इनकरेक्ट है। कहाँ इनकरेक्ट है? तो GR, इसका जो करेक्ट वर्ड मीनिंग होता है GRIEVE होता है, जबकि यहाँ पे जो है IE के जगह पे हमेशा EI यहाँ पे दिया गया है, तो इसलिए ये एरर है। करेक्ट जो वर्ड होगा आपको GRIEVE होगा, ग्रेव। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम, यानी कि आपको सिमिलर वर्ड बताना है। आपका जो वर्ड दिया गया है आइसोलेटेड, तो आइसोलेटेड इट मीन्स कि आइसोलेट का मतलब क्या होता है? अलग करना, अलग करना या फिर पृथक करना। तो ऑप्शंस 4 दिए गए हैं। तो ओपन का मतलब होता है खुला, तो यह किसी तरीके से इसका सिमिलर वर्ड मीनिंग नहीं रखता है, 4 नहीं होगा। इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना, तो शामिल करना यह भी बिल्कुल इसके सिमिलर वर्ड नहीं है। मिंगल का मतलब होता है आपको मिलाना। तो एक बात ध्यान दें, जब भी आपको एंटोनिम पूछा जाएगा किस वर्ड का, तो जब भी आपको आइसोलेट का एंटोनिम पूछा जाएगा, या आइसोलेट मतलब अलग करना, तो इसका मिंगल जो होगा वो एंटोनिम में आपको करेक्ट होगा। मिंगलिंग का मतलब होता है मिलाना, आइसोलेट का मतलब अलग करना, लेकिन यहाँ पे हमें सिमिलर वर्ड पूछा है। तो सेक्लूटेड जो वर्ड है इसका मतलब होता है अलग अलग करना या फिर पृथक करना। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ईडियम है और इसके एप्रोप्रिएट वर्ड मीनिंग को यहाँ पे बताना है। इस दिए गए जो ईडियम है, वॉश योर डर्टी लाइनन इन पब्लिक, तो यह भी ईडियम है, आपको इसका मीनिंग पता होगा तभी जाके आप इसे करेक्ट कर सकते हैं। तो वॉश योर डर्टी लाइनन इन द पब्लिक, तो इसका मतलब होता है अपना जो निजी बातें हैं वो पब्लिक में शेयर करना, निजी बातें पब्लिक में शेयर करना इसका मतलब होता है। तो आप ऑप्शन से ढूंढ सकते हैं। सेकंड नंबर ऑप्शन को ध्यान से देखिए, डिस्कस प्राइवेट मैटर्स इन फ्रंट ऑफ अदर्स, यानी कि दूसरों के सामने अपना जो निजी यानी कि पर्सनल मैटर है उसे शेयर करना, उसकी बात, अपनी पर्सनल बातें करना दूसरों के सामने यानी कि पब्लिक में, उसे कहते हैं आपको वॉश योर डर्टी लाइनन इन द पब्लिक। सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसे ध्यान में रखेंगे, वॉश योर डर्टी लाइनन इन द पब्लिक, इट मीन्स की डिस्कस प्राइवेट मैटर इन फ्रंट ऑफ अदर्स और इन पब्लिक। नेक्स्ट जो है आपको ग्रामेटिक, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, इसे हमें फिल करना है और कहाँ पे एरर है, सॉरी इसमें कौन सा वर्ड जो है वो करेक्ट फिलअप होगा इसे आपको यहाँ पे बताना है। सेंटेंस है एज फार एज ही इज
एज फार एज ही इज, यहाँ पे ब्लैंक है, ही विल लव टू अटेंड द पार्टी, यानी कि यहाँ पे आपको फिलअप करना है और आपके ऑप्शंस दिए गए हैं कन्फाइंड, कंसर्न्ड, इंटरेस्टेड, एनक्सियस। ठीक, तो इसमें कौन सा सेंटेंस जो है वो करेक्ट होगा यहाँ पे बताना है। एज फार एज ही इज यानी कि वह जिस तरीके से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे मतलब हुआ आपको जुड़ा हुआ होने का अर्थ यहाँ पे दिखा रहा है, तो इसलिए आप यहाँ से सेकंड ऑप्शन को चूज करते, तो या तो कंसर्न्ड होता, कंसर्न्ड, ठीक, या एक पैसिव फॉर्म हो गया इसलिए वर्ब का थर्ड फॉर्म हुआ। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टेड का यदि हम यूज करते एज फार एज ही इज इंटरेस्टेड, यानी कि वह शामिल है, और यहाँ पे लव का भी यूज किया गया है, ही विल लव टू अटेंड पार्टी, यानी कि वह करेगा, तो वह जब इंटरेस्टेड रहेगा तो वो ऑटोमेटिकली करता। लेकिन यहाँ पे विल या फ्यूचर सेंटेंस को दर्शाया जा रहा है, यानी कि वह उससे जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन ही करेक्ट होगा, न कि थर्ड। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है आपको यहाँ पे पैसिव फॉर्म है जो वो चूज करना है, सिलेक्ट करेक्ट पैसिव फॉर्म, और आपका जो सेंटेंस दिया गया है, ए ट्रैफिक पुलिसमैन फाइंड तरु फॉर जंपिंग द रेड लाइट्स। ओके, तो आप जानते हैं पैसिव फॉर्म में हमें चेंज करने के लिए सबसे पहले जो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है उसे ढूंढना पड़ता है। तो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट कौन है, तरु इज फाइंड बाय ए ट्रैफिक पुलिसमैन फाइंड तरु, तो यहाँ पे तरु जो है ऑब्जेक्ट है जो कि अब आपको सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद सेंटेंस का फॉर्म यहाँ पे चेक करना पड़ता है, सेंटेंस किस फॉर्म में है। तो फाइंड यानी कि यह फाइंड वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज किया गया, यानी कि यह जो है वो आपको पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। जब पास्ट इंडेफिनिट का टेंस होता है तो वह सब्जेक्ट के बाद वाज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। अब देखेंगे वाज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म कहाँ यूज किया गया है। यहाँ पे इज यूज किया गया है, गलत है। यहाँ पे वाज का यूज किया गया है, यहाँ पे भी हैज का यूज किया गया है, यह भी गलत है। अब दो सेंटेंस बचे, सेकंड और थर्ड। तो सेंटेंस स्टार्ट होगा आपको तरु से, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ तरु है। ठीक, तो ऑप्शन सेकंड ही करेक्ट होगा, तरु वाज फाइंड, न कि ए ट्रैफिक पुलिसमैन वाज फाइंड। ठीक, यह तो खुद फाइंड किया है, तो इसीलिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, तरु वाज फाइंड बाय ए ट्रैफिक पुलिसमैन फॉर जंपिंग द रेड लाइट्स। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमर्ज, और इसका आपको बताना है सिमिलर वर्ड मीनिंग। तो इमर्ज का मतलब होता क्या है, तभी तो आप इसका साइनोनिम पकड़ पाएंगे। इमर्ज का मतलब होता है प्रदर्शित या फिर उभरना, उभर कर सामने आना, उभरना या फिर सामने आना, प्रकट होना। ठीक, इतने सारे इसके वर्ड मीनिंग होते हैं। ठीक, तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं एस्पायर, एक्वायर, एडमायर एंड अपीयर। एस्पायर है, एक्वायर का मतलब अर्जित करना, एडमायर का मतलब किसी को प्रशंसित करना। लेकिन अपीयर जो फोर्थ नंबर वर्ड है, अपीयर का मतलब होता है दिखाई पड़ना, दिखाई पड़ना या फिर किसी के सामने आना, उभर के प्रकट होना। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो गया आपको, ऑप्शन नंबर 4 अपीयर। काफी इजी वर्ड मीनिंग है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे जो अंडरलाइन किया गया है इसमें इंप्रूवमेंट बताना है, कहाँ पे इंप्रूवमेंट होगा, सेंटेंस में क्या एरर है। नाइदर द पेरेंट्स नॉर द चाइल्ड वेयर हैप्पी अबाउट द रिजल्ट। अब जो अंडरलाइन किया गया है सेंटेंस, उसमें हमें बताना है कि उसमें एरर है, यदि एरर है तो इंप्रूव करें, नहीं एरर है तो इसे नो इंप्रूवमेंट करें। सो इस प्रकार के सेंटेंस में जब भी नाइदर और नॉर से सेंटेंस स्टार्ट होगा, ध्यान रखेंगे, यह काफी बेहतरीन रूल है जो कि हमेशा पूछा जाता है। नाइदर यहाँ पे सब्जेक्ट 1 होगा और उसके बाद नॉर के बाद यदि सब्जेक्ट 2 होगा तो जो भी यहाँ पे वर्ब का यूज होगा यहाँ पे सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है। तो यहाँ पे सेकंड सब्जेक्ट है द चाइल्ड, और चाइल्ड कैसा सब्जेक्ट है आपको, तो सिंगुलर है। अब जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ वर्ब कैसा यूज किया गया जाएगा, वर्ब भी आपको सिंगुलर ही यूज किया जाएगा। यहाँ पे वेयर तो प्लूरल है, वेयर प्लूरल वर्ब है, तो वेयर की जगह पे हम वाज का यूज करेंगे। वाज हैप्पी विथ द रिजल्ट, यानी कि रिजल्ट के साथ खुशी होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो करेक्ट होगा, वाज हैप्पी, और यहाँ पे अबाउट ना होकर विथ का यूज करेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, ये जो है पैराजंबल्ड का क्वेश्चन है, इसे हम अंत में करेंगे। उससे पहले ग्रामेटिकल एरर का जो क्वेश्चन है इसे हम करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट है, दैट मैन वुड हैव अट्रैक्ट यू इफ यू वेंट दैट वे। तो यह कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस को एक प्रकार से यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इसमें कैसे हम इसे सॉल्व करते हैं, कंडीशनल सेंटेंस का रूल होता क्या है।
तो सबसे पहले यदि सेंटेंस इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म से स्टार्ट हो तो बाकी का जो दूसरा सेंटेंस होता है, जो दो सेंटेंस इसमें ऐड होते हैं यहाँ कॉमा से, दूसरा सेंटेंस जो होता है आपको यहाँ पे वुड प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पे इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है, तब जो इस बाकी का सेंटेंस होता है यहाँ पे वुड प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। अब सेंटेंस जो है द मैन वुड हैव, यहाँ पे वुड हैव का यूज किया गया है, वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म अट्रैक्ट। तो यहाँ पे जो बाकी का सेंटेंस होगा वो होगा आपको हैड इसमें ऐड होना चाहिए, यानी कि इफ यू हैड दैट वे। तो अब यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे कि यहाँ पे एरर है, इफ यू वेंट हो तो यहाँ पे इफ यू हैड होगा, इफ यू हैड गॉन दैट वे। तो ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट है, यानी कि इस पार्ट में आपको एरर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट मिस स्पेल्ड वर्ड, यानी कि इस सेंटेंस में बताना है कौन सा वर्ड मीनिंग जो है वो आपको एरर है और उसे आपको सुधार करना है, ठीक। तो हाँ, आपके जो फोर जो है 4 दिए गए हैं यहाँ पे। एक्नॉलेज फोर्थ नंबर से देखते हैं। एक्नॉलेज बिल्कुल करेक्ट है। एक्नॉलेज का मतलब होता है एडमिट करना, यानी कि एक्सेप्ट करना, ठीक। ऑस्पिशियस का मतलब होता है इम्पोर्टेंट, तो यह भी बिल्कुल करेक्ट वर्ड मीनिंग है, AUSPICIOUS। इंडिविजुअल का मतलब होता है एक सिंगल के लिए यूज करते हैं, तो इंडिविजुअल भी करेक्ट वर्ड मीनिंग है। लेकिन फर्स्ट वर्ड मीनिंग को यहाँ पे आप ध्यान से देखें कि इसमें कहाँ पे एरर है। तो इंडेवर का करेक्ट वर्ड मीनिंग होता है INDEAVOUR, इंडेवर, यानी कि यहाँ पे जो है ए मिसिंग था, तो इसलिए ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट है एंटोनिम बताना है, यानी कि ऑपोजिट वर्ड मीनिंग, और वर्ड है आपको फ्रिजिड, ठीक। तो फ्रिजिड का मतलब होता है आपको अनेबल टू इंजॉय, यानी कि आनंद रहित, ठीक। तो इसका यह मतलब होता है फ्रिजिड का। अब आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका अपोजिट वर्ड मीनिंग पूछा है, तो यहाँ पे हम वार्म जो है वो करेक्ट आंसर दिया गया था आपके आंसर की में, तो यही आपको वर्ड एक्चुअली में यह करेक्ट एक प्रकार से 100% जो होता है एग्जैक्ट वर्ड मीनिंग मिलना वो नहीं है, लेकिन जो से करेक्ट आंसर होगा आपको वार्म ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक। सी मेड एन टू ब्रेक द रिकॉर्ड फॉर लॉन्ग जंप। अब 17 नंबर क्वेश्चन है, अब इसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, ठीक। तो सी मेड एंड, यानी कि उसने क्या किया, टू ब्रेक द रिकॉर्ड फॉर लॉन्ग जंप, यानी कि अब तक के सबसे लंबे लॉन्ग जंप का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए कोई क्या कर सकता है, अपनी जो है वो कोशिश कर सकता है, ठीक। तो कोशिश कर सकता है। तो अब यहाँ पे ऑप्शंस देखेंगे, अट्रैक्ट तो करेगा नहीं, इंटेंशन या वर्ब होगा, इंटेंट तब जाके कुछ हो सकता था, एक्सरसाइज तो करेगा नहीं, क्या करेगा, अटेम्प्ट, यानी कि कोशिश करेगा। अटेम्प्ट का मतलब क्या होता है, कोशिश करना। तो यहाँ पे करेक्ट जो वर्ब यहाँ पे फिलअप वर्ब के रूप में नहीं, इसे नाउन के रूप में यूज किया जाएगा। सी मेड एन अटेम्प्ट, यहाँ एन लगा है और अटेम्प्ट भी यहाँ पे यूज होगा, यानी कि उसने अपना जो है वो कोशिश दिया, अपना एफर्ट दिया, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म फॉर द गिवन, ये नरेशन का क्वेश्चन है और सेंटेंस है मदर सेड टू मेघा लीव फॉर योर ऑफिस नाउ, ठीक। और इसे हमें चेंज करना है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट सेंटेंस होता है इन्वर्टेड कॉमा से बाहर, इसे देखते हैं मदर सेड टू, तो सेड टू को हम किस में बदल देते हैं, टोल्ड में। आप देखेंगे टोल्ड किस में लगा है, टोल्ड के साथ टू नहीं होता है और सेड टू का यूज नहीं करेंगे, बिकॉज यहाँ पे जो है वो सेड टू को टोल्ड में बदल दिया जाता है। अब आपके ऑप्शन बचे फर्स्ट और फोर्थ। तो मदर टोल्ड मेघा टू लीव फॉर, अब यहाँ पे योर जो चेंज होगा वो किसके अनुसार चेंज होता है, मेघा के अनुसार। तो मेघा के लिए प्रोनाउन का यूज क्या होगा, मेघा के लिए सी, और सी के लिए यहाँ पे जो हर का यूज किया जाएगा, ठीक। तो हर इसमें है ऑप्शन नंबर थर्ड में, यहाँ पे योर है तो यह गलत है, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एंटोनिम बताना है, अपोजिट वर्ड मीनिंग बताना है, और वर्ड है आपको स्ट्रेच, ठीक। स्ट्रेच वर्ड मीनिंग है, यहाँ पे स्ट्रेच का मतलब होता है खिंचाव, स्ट्रेच का मतलब होता है खिंचाव, जिसे खींच के बढ़ाया जा सके। ऑप्शन है लेनदेन, एक्सटेंड, कंप्रेस और इलॉग्नेट। तो लेनदेन का मतलब भी बढ़ाना होता है, यह भी आपको साइनोनिम हो जाएगा इसका सिमिलर वर्ड मीनिंग, लेकिन हमें बताना है एंटोनिम। एक्सटेंड का मतलब भी हो तो जाएगा खींच कर बढ़ाना, तो यह भी इसका हो जाएगा साइनोनिम, तो हाँ, लेकिन हमें बताना है एंटोनिम। तो कंप्रेस का मतलब होता है दबाव,
दबा के किसी चीज़ को कम करना और खींच के बढ़ाना एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे हमें जो दिया गया है इडियम है, गिवन इडियम, इसे इसका करेक्ट वर्ड मीनिंग यहाँ पे हमें ढूंढना है और इसे करेक्ट करना है। तो न्यूटन्स वर्क इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स स्पीक्स वॉल्यूम, इडियम है आपका स्पीक्स वॉल्यूम। तो इसका मतलब आपको जानकारी होना चाहिए, तभी आप इसे जो है वो करेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब होता है एक अच्छा सा एक बड़ा सा अपना जो है गोल सेट करना, ठीक, इसके लिए यूज करते हैं हम स्पीक्स वॉल्यूम। अब यहाँ पे देखेंगे इस तरीके का से रिलेटेड कौन सा जो है वो है, तो ऑप्शन नंबर 3 को देखते हैं यहाँ पे, ठीक, कन्वेज ए ग्रेट डील, ठीक। तो कन्वेज ए ग्रेट डील यानी कि मैनेज करने के लिए भी इसका हम यूज करते हैं और एक बड़ा चीज को अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट है, स्पीक्स वॉल्यूम का ऑप्शन नंबर 3, कन्वेज ए ग्रेट डील। तो ये थे टोटल आज के क्वेश्चंस। और अब तक आप इस चैनल पर नए हैं और टेलीग्राम चैनल से आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और हमारे चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी को भी जरूर सब्सक्राइब करें। इस पर लेटेस्ट अपडेट हम हमेशा लाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।